की सज़ाएं जो हैं वो आज सुना दी गई हैं। 9 मई को जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद जो एहतजाजी मुज़ाहरे फूट पड़े थे, उसके हवाले से ये इन लोगों के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो की थी और उसमें उसके ज़रिए जो है वो लोगों को प्रवोक किया था कि वो इस किस्म के हमले जो हैं वो करें। ये फ़ैसला जो है वो जज ताहिर अब्बास सप्रा ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया और उस समाअत मुकम्मल होने के बाद जो है उसे अनाउंस किया। प्रोसिक्यूशन ने इस दौरान जो है मजबूरी तौर पर 24 गवाहों को जो है वो पेश किया। इनमें से कोई भी शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है और पाकिस्तान में होते हुए मतलब इनके वकला की जानिब से भी जो है कोई वहाँ पे पेश नहीं हुआ, बल्कि अदालत ने खुद एक्चुअली वहाँ पे एक वकील को जो है वो मुकर्रर किया था इनकी साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से राजा नवीद हुसैन कियानी जो है वो अदालत में पेश हुए। मुल्ज़मान की जानिब से गुलफाम अशरफ गुराया वो अदालत में इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्हें अदालत की जानिब से जो है इनका वकील मुकर्रर किया गया था। यानी आप कह सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें से टोटली इन्होंने अपने आप को जो है वो डिस्टेंट किया हुआ था और मतलब अपना वकील भी उन्होंने वहाँ पे खड़ा नहीं किया था। अदालती अहकाम के मुताबिक आदिल राजा, वजाहत एस खान, शाहीन सभाई और हैदर रज़ा मेहदी के खिलाफ रियासत की मुदीयत में इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा दर्ज किए गए थे, जबकि साबिर शाकिर, अकबर हुसैन और मुईद पीरज़ादा के खिलाफ वफाकी दारुल हुकूमत के थाना अपारा में मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए थे। और अदालत ने मुल्ज़मान को पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने या छेड़ने की कोशिश और मुजरिमाना साजिश के 2 इल्ज़ामात के तहत जो है वो सख्त उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा हर इल्ज़ाम पर 5-5 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि जुर्माना अदा न करने की सूरत में सज़ा में मज़ीद 6 माह की तोसी की जाएगी। अदालती अहकाम में मज़ीद कहा गया कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 382 बी के तहत मुल्ज़मान को हिरासत में गुजारे गए अरसे का फ़ायदा दिया जाएगा और उनके खिलाफ सुनाई गई तमाम सज़ाएँ जो है वो बेवक्त नाफिजुल अमल होंगी। हर हुक्मनामे में यह भी दर्ज है कि मुजरिम को आगाह किया जाता है कि उसे 7 दिन के अंदर मोअज़्ज़ज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का हक जो है वो हासिल है। ऑब्वियसली जब वो मेन केस को प्रोसीड नहीं कर रहे तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये आगे भी इसको प्रोसीड ना करें। लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। एक तो ज़ाहिर बात है जब ये एक्चुअली ये सज़ाएँ जो है वो अनाउंस हुई तो ये कैमरा जहाँ पे आप एक्चुअली इसमें मुझे देख रहे हैं, इसी कैमरे के पीछे मेरी एक मीडिया वॉल है जहाँ पे तमाम बड़े चैनल्स जो हैं वो एट अ टाइम प्ले हो रहे होते हैं, जिसमें से ARY एक्चुअली एक चैनल वो भी उसके अंदर शामिल है। मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि उसी ARY के ऊपर जिस पे साबिर शाकिर साहब ने बड़ा वक्त गुजारा है और बल्कि वो जब मैंने भी ARY के अंदर 1 साल काम किया है तो साबिर शाकिर साहब भी जो है वो उसी वक्त वहीं पे काम करते थे। हमने मिल के उस वक्त ट्रांसमिशन वगैरह भी हमने की हुई है। डॉक्टर मुईद पीरज़ादा वो भी काम कर चुके हैं। खैर उन्होंने तो दुनिया TV के ऊपर भी काम किया है और भी इस तरह चैनल्स के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में चैनल 92 के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है। तो उन्हीं चैनल्स के ऊपर जिन चैनल्स के ऊपर एक्चुअली एंकर्स जो है वो काम किया करते थे, वजाहत एस खान तो एक्चुअली वो और मैं हम लोग डॉन में मैंने जब आगाज़ किया था अपने करियर का तो डॉन में वो और मैं इकट्ठे थे, फिर बोल में भी एक्चुअली हम इकट्ठे रहे वहाँ पे। लेकिन आज जब इन्हीं चैनलों के ऊपर जहाँ पे ये एंकर्स एक्चुअली एक ज़माने में प्रोग्राम किया करते थे तो उन्हीं चैनल्स के ऊपर इन्हीं एंकरों की तस्वीरें चला चला के जो है वो इस सज़ा को अनाउंस किया गया कि जनाब अदालत की जानिब से जो है वो ये सज़ा दी गई है। 2-4 इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल जो इंटरनेशनली पूछा जाएगा और आई एम प्रीटी श्योर आप देख लीजिएगा वो यही होगा कि जी आज़ादी इज़हार राय। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट जो है ऑब्वियसली यही आएगा कि आज़ादी राय जो होता है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है होना चाहिए। क्या किसी दंगे फसाद को एक्चुअली प्रोवोक करने के लिए आप आज़ादी सहाफ़त का सहारा ले सकते हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो ख़ास तौर पे आदिल राजा के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे आज भी याद है कि 9 मई के दिन जो है 9 मई, 8 मई, 7 मई ये तमाम दिनों के अंदर उस वक्त वो बैठ के लाइव ट्रांसमिशन जो है वो किया करता था और लोगों को प्रोवोक करता था, बताता था वो फ़लाँ जगह वो दफ्तर है, फ़लाँ जगह वो दफ्तर है, उधर घुस जाओ, इधर ये कर लो, उधर वो कर लो। वो इस किस्म की प्रोवोकेशन जो है वो ये करता था। बाकी लोगों के बारे में ऑब्वियसली एक वक्त था कि जब ये तमाम अफराद ये जिनके बारे में बात हो रही है, जिनको आज ये सज़ाएँ सुनाई गई हैं, एक वक्त था कि इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हुआ करते थे और इन लोगों को उन कॉरिडोर्स तक एक्सेस हासिल थी जो शायद दीगर जर्नलिस्ट को हासिल नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे वजाहत एस खान जो है मेरे फॉर्मर कॉलीग हैं, वो मतलब मुझे आज भी याद है कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी उन्होंने बड़ा एक मशहूर ज़माना एक प्रोग्राम किया था वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से, जो इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर हाउस है और उसके अंदर उन्होंने जाके एक कमरे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक्चुअली वो वाहिद नहीं थे, इसके अलावा और भी कुछ लोग थे जिनको ये एक्सेस जो है वो उस वक्त दिया गया था और मकसद उस वक्त ये था बताने का कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस जो है वो बड़ा शाहाना तरीके से जो है वो रन किया जाता है और देखें यहाँ पे जो है वो दौलत की क्या रेल पेल है।
तो उसी के अंदर वजाहत खान एक्चुअली एक टब के अंदर भी लेट के उन्होंने एक वो शॉट किया था, बड़ा फेमस शॉट हुआ था, वो लोगों ने उसमें क्रिटिसाइज़ भी किया था, सपोर्ट भी किया था, वट एवर। खैर उनका एक स्टाइल है, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, मेरे फॉर्मर कॉलीग हैं, ही हैज़ हिज ओन स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म, आई हैव माई ओन स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म एंड आई रिस्पेक्ट इट। लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग आई से दिस के मुझे अफसोस हुआ कि मेरे कई फॉर्मर कॉलीग्स जिनके साथ मैंने एक्चुअली मुख्तलिफ चैनलों के अंदर ये काम किया हुआ है, आज उनको इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से इतने इतने सालों की जो है वो सज़ाएँ हो रही हैं। इनमें से कईयों ने एक्चुअली मेरे अगेंस्ट वीलॉग्स किए हुए हैं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हो गए, उन्होंने भी बहुत दफ़ा मेरे अगेंस्ट जो है वो ट्वीट्स भी किए हुए हैं, वीलॉग्स भी किए हुए हैं। आई डोंट इवन थिंक इज़ वर्थ इवन एक्चुअली आंसरिंग कि मैं उनको कोई जवाब भी दूँ, क्योंकि मुझे पता है वो और शहबाज के लिए एक ही चट्टा बट्टा ही है, दोनों एक जैसी चीज़ें। तो इन लोगों को जवाब देने का मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये इस काबिल है। लेकिन ऑब्वियसली आपको फिर भी जिन लोगों के साथ आपने काम किया हो और उसके बाद उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें जो है वो सजाएं सुना दें, अब उसके अंदर ज़ाहिर बात है इनमें से कई ऐसे लोग वो भी होंगे जो कि एक्चुअली अपने अपने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जहाँ पे हैं वो जाके वहाँ पे असाइलम क्लेम्स करते हैं, वहाँ पे जाके कहेंगे कि जनाब ये देखें मैं फ़लाँ अदालतों की जानिब से जो है वो इस तरह की सज़ाएँ जो है वो सुना दी गई हैं और ये आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ है। उनके केस भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए, कईयों के ऑब्वियसली मैं जानता हूँ वजाहत एहसन खान जो है वो ऑब्वियसली एक ऐसा वक्त था कि ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। उनको फ़ौजी बैरकों में और मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात में ऐसा एक्सेस हासिल था जो शायद पाकिस्तान में दीगर जर्नलिस्ट को हासिल नहीं होता था और इंतहाई करीबी समझे जाते थे वो। लेकिन वक्त अब तब्दील हो गया, आज उसी वजाहत एहसन खान को जो है ये अदालतें सजाएं सुना रही हैं। सो वक्त कैसे बदल जाता है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। ये भी चंद नाम है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, जो ख़ास तौर पे 9 मई के हवाले से जो है वो चूँकि नॉमिनेट हुए हैं। तो लेकिन इसके अलावा और बहुत है जो एक ज़माने में मतलब कई ऐसे हैं जिनको फाइलें दिखाई जाती थी, कई ऐसे थे जिनको ब्रीफिंग्स दी जाती थी, कई ऐसे थे जिनको एक्चुअली व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो पर्चे आते थे कि जनाब आज प्रोग्राम आपने इस तरह करना है। मैं बिल्कुल आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरे मीडिया के अंदर ये बात पता है। लेकिन वक्त बदल गया, आज वही लोग जो है वो पर्सोना नॉन ग्राटा बन चुके हुए, उनके करीब उनके एस्टैब्लिशमेंट के करीब वो आ भी नहीं सकते। सो वक्त की बात है, वक्त किस तरह बदल जाता है कुछ पता नहीं होता। हो सकता है कल को फिर वक्त बदले, यही तमाम अफराद जो है जिनको आज अदालतें ये सजाएं सुना रही हैं दोबारा अंका तारा बन जाएं कि जनाब आपकी ज़रूरत पड़ गई आ जाए। सो ये वक्त जो है वो तब्दील होता रहता है। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग ए जर्नलिस्ट इट इज़ अ सैड डे फॉर जर्नलिज्म। किसी भी सहाफ़ी को, चाहे उससे आपका इख्तलाफ है कुछ भी है तो वो सहाफ़ी ना, आप कुछ भी कहें, आपका कितना ही इख्तलाफ क्यों ना हो, मेरा बहुत बड़ा नज़रियाती इख्तलाफ है इन लोगों के साथ, लेकिन इट इज़ अ सैड डे फॉर जर्नलिज्म जब किसी जर्नलिस्ट को जो है उस तरह एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो इस तरह की सजाएं सुनाता है। इसमें मेरे ख्याल में कोई भी सेलिब्रेट करने वाली बात जो है वो कम अज़ कम नहीं है। इसके अलावा जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हरीपुर में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में तर्जुमान वज़ीर आला KP शफ़ीउल्लाह जान के इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार देते हुए उनसे जवाब जो है वो तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शफ़ीउल्लाह जान को नोटिस जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि 7 रोज़ में अपनी पोजीशन वाज़े करें। उनके शफ़ीउल्लाह जान ने एक्चुअली इल्ज़ाम लगाया था कि हरीपुर का जो इलेक्शन था उसमें फॉर्म 47 जो है उन्होंने कहा था इस्लामाबाद में जारी हुए हैं, फॉर्म 45 को उन्होंने कहा जी अपलोड नहीं किया गया था और कमीशन ने मामले का जायज़ा लिया, उनको कोई ऐसे शवाहिद जो है वो नहीं मिले हैं और इसीलिए अब उनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया कि आप बताइए ये सारा कुछ ये इल्ज़ाम जो हैं वो आपने क्यों लगाए हैं, और अगर आप कोई वाज़े जवाब ना दे सके या सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना दे सके तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा जनाब पार्लिमानी कमेटी ने अम्बरीन जान को जो है वो चेयरमैन पैमरा नामजद कर दिया है। मुख्तलिफ नाम जो है वो ज़ेर गौर चल रहे थे। अम्बरीन जान जो है वो अभी अपने इस ओहदे से फ़ारिग हुई थी, सेक्रेटरी इतलात के ओहदे से वो फ़ारिग हुई थी और उसके बाद अब जो है उन्हें चेयरमैन पैमरा जो है वो तैनात कर दिया गया है। बड़ी देर से एक्चुअली ये नए चेयरमैन पैमरा के लिए जो है वो बातें चल रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अब जो इख्तिताम था 2025 का वो भी बड़ा धमाकेदार था, आगाज़ 2026 का वो भी बड़ा धमाकेदार हुआ है। 1,79,467 पॉइंट्स की सतह के ऊपर जो है वो आपका स्टॉक मार्केट पहुंच गई। 2,679 पॉइंट्स का जो है वो इसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और इसके अलावा 2 अच्छी खबरें पाकिस्तान के हवाले से और आई हैं और वो ये है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानिया की नॉरस अटलांटिक एयरलाइन को पाकिस्तान के लिए परवाज़ों की इजाज़त दे दी है। नॉरस अटलांटिक जो है वो इब्तदाई तौर पर लंदन से इस्लामाबाद के लिए अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो करेगी और नॉरस अटलांटिक एयरलाइन जो है वो मैनचेस्टर और बर्मिंघम में भी पाकिस्तान के लिए बराह रास्त परवाज़ों को चलाएगी और बरतानिया की ब्रिटिश एयर जो है वो पहले ही पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन जो है वो अपना जारी रखे हुए है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बरतानवी एयरलाइन के बाद बांग्लादेश की बिमान एयरलाइन को भी बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त दे दी है
और सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक बांग्लादेश की विमान एयरलाइन को ढाका कराची की बराह रास्त परवाज़ों की जो है ये इजाज़त दी गई है। 3 माह के लिए 30 मार्च तक परवाज़ों की ये फ़िलहाल इजाज़त दी गई है और इस दौरान बांग्लादेश एयरलाइन को मंजूर शुदा रूट के ज़रिए पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है बांग्लादेश के हवाले से। टूरिज़्म के हवाले से भी ज़ाहिर बात है, हमारे बंगाली भाई अगर यहाँ पे आए आके, आई एम प्रीटी श्योर कि अब जो जनरेशन चल रही होगी उनके वालदैन ने शायद पाकिस्तान को देखा होगा, मतलब, और उसके बाद 1971 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और अब दोबारा इस जनरेशन को जो है, जो जिसे आप जेन जी कहते हैं, उसे मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान को आगे देखे। और सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान एज वेल, कि वो भी बांग्लादेश, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, आई वुड लव टू गो एंड विजिट बांग्लादेश। बड़ी वहाँ पे हिस्ट्री है उस एरिया के अंदर, और ख़ास तौर पे 1971 47 से लेकर 71 का जो टेन्योर है उसकी बड़ी हिस्ट्री है उस जगह के ऊपर, ढाका में, चिटागोंग में। आई वुड लव टू विजिट इट। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो 2 जजेस के हवाले से आई है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिर्ज़ा, जो कि ऑब्वियसली अब इस्तीफ़े दे चुके हैं अपने अपने ओहदों से। 27वीं आईनी तरमीम के बाद उन्होंने इस्तीफ़े दिए थे। उनके बारे में पता लगा है कि जनाब उन्हें जो है वो बिलतरतीब 16 करोड़ 10 लाख और 15 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद कम्यूटेड पेंशन जो है उन्होंने हासिल की है। दोनों को माहाना पेंशन के तौर पर बिलतरतीब 11 लाख रुपए और 12 लाख रुपए से ज़ायद रकम जो है वो इस वक्त मिल रही है। और वजारत कानून ने हाउस रेंट 3.5 लाख, स्पेयर जुडिशल अलाउंस 11 लाख से ज़ायद जो है वो कर दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 साल, जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने 11 साल से ज़ायद जो है मुलाजमत की है। 27वीं तरमीम पर मुस्ताफ़ी हुए दोनों को रिटायरमेंट के बाद भी मेडिकल, रिहाइश और दीगर सहूलियात और बेगमात के लिए मराद जो है वो मिलती रहेंगी। तो ये नंबर जो है वो कुछ सामने आए थे। इसके अलावा जो शुरू में मैंने आपसे कहा था 2 मुसलमान मुल्कों के दरमियान जंग, ये जंग एक्चुअली एक प्रॉक्सी जंग के अंदर जो है वो तब्दील हो रही है, और प्रॉक्सी एरिया जो है वो है यमन का। अब यमन के अंदर बेसिकली एक फैक्शन जो है वो सऊदी अरब की, मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ जाए। बेसिकली सऊदी अरब की इत्तेहादी फोर्सेस हैं, और एक जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सपोर्टेड फोर्सेस हैं, और उनकी एक कोलिशन जो है वहाँ पे बनी हुई है। एक का नाम जो है, जो सऊदी हिमायत याफ्ता है, उसका नाम है जनाब नेशन शील्ड फोर्सेस या होमलैंड शील्ड फोर्सेस के नाम से उसे जो है वो पुकारा जाता है। और दूसरी जानिब जो है वो है STC, जो कि बेसिकली UAE जो है वो जिसे सपोर्ट कर रहा है, ये उसकी है। अब पिछले चंद हफ्तों से जो है वो इन दोनों फैक्शंस के दरमियान, दोनों इत्तेहादों के दरमियान जो है वह एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा कशीदगी शुरू हो चुकी थी। अब बेसिकली डेवलपमेंट ये हुई है कि सऊदी अरब की जो इत्तेहादी फोर्सेस हैं उन्होंने यमन में हज़रमौत गवर्नरी के स्विन के शुमाल मगरब में वाक़ अल-क़शा फ़ौजी कैंप पर मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए हैं। ये मतलब एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं। ये कैंप जनूबी अबूरी कौंसिल के कंट्रोल में है, और यहाँ पे 37th आर्मर्ड ब्रिगेड जो है वो तैनात है। जनूबी अबूरी कौंसिल के एक आला अहदेदार ने दावा किया है कि 7 फ़िज़ाई हमले जो हैं वो किए गए हैं, जिनमें अल-क़शा कैंप और उसके करीब मुकामात को जो है वो निशाना बनाया गया है। सऊदी हिमायत याफ्ता नेशन शील्ड फोर्सेस या होमलैंड शील्ड फोर्सेस के बड़े दस्ते जो है अल-क़शा कैंप की तरफ इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं, और मुकामी ज़राए के मुताबिक STC की फोर्सेस को कैंप से इनखला जो है वो करना पड़ा। STC वही जो मुत्तहिदा अरब अमारात की सपोर्टेड फोर्सेस हैं, उन्हें वहाँ से जो है वो इनखला करना पड़ा है। ये पेशकदमी जो है वो 37 ब्रिगेड को वापस लेने और लुआ 37 को वापस लेने और इलाके में सिक्योरिटी खला को पुर करने के लिए जो है वो फ़िलहाल की जा रही हैं। मैं इस वक्त आपको बता सकता हूँ कि बैकग्राउंड के अंदर जो है वो दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से भरपूर इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ये जो टेंशन 2 इस्लामी ममालिक के दरमियान डेवलप हो रही है प्रॉक्सी वॉर की सूरत में, इसे जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म किया जाए, और इससे पहले कि मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। बैकग्राउंड थोड़ा सा और इसका आपको बताता हूँ। ये हमले जो है दिसंबर 2025 में शुरू होने वाले STC के वसी पैमाने पर फौजी ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन प्रॉमिसिंग फ्यूचर के नाम से जो है वो शुरू किया गया था। STC वही मुत्तहिदा अरब अमारात का जो एक ग्रुप है, उनकी जानिब से जो एक ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये उसका जवाबी हमला है बेसिकली, जिसमें STC ने हज़रमौत और अल-मोहरा गवर्नरों पर कब्ज़ा कर लिया था, बशमूल सियोन और तारीम शहर के। ये मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो यमन के अंदर उन्होंने कैप्चर किया था। सऊदी अरब ने STC से मुतालबा किया था कि वो इन इलाकों से अपना इनखला करे और मुकामी अथॉरिटीज़ के हवाले करे, लेकिन STC ने मुकम्मल इनखला से इनकार कर दिया था। दिसंबर के आखिर में सऊदी अरब ने मकला पोर्ट के ऊपर हमला किया था, जबकि UAE से आने वाले हथियारों के जहाज़ को जो है वो निशाना बनाया गया था। ये वाक़यात सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान कशीदगी की अक्कासी करते हैं, क्योंकि STC को UAE की हिमायत हासिल है, जबकि सऊदी अरब यमन की मौजूदा हुकूमत और कबायली इत्तेहाद की जो है वो हिमायत करता है। तो ये एक किस्म की एक प्रॉक्सी वॉर जो है फ़िलहाल ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि अब डायरेक्टली
एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो भी दोनों ग्रुपों के दरमियान जो है वो आपस में शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब अखबार अल सऊदिया की जानिब से जो है वो एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया जी, अर्जेंट नाउ एयर लैंड एंड सी मिलिट्री ऑपरेशंस टू एनफोर्स स्टेबिलिटी इन यमन। यानी कि तीनों फोर्सेस जो है उनकी जानिब से जो अफवाज हैं उनकी जानिब से यमन के अंदर जो है इस ऑपरेशन का अब आगाज़ कर दिया गया है और एज आई स्पीक राइट नाउ दिस ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल अकाउंट से जनाब एक ट्वीट किया गया है, सायरन्स साउंडिंग इन बरआम नॉर्थ नदर्न इसराइल। तो जो शुमाली इसराइल है वहाँ पे जनाब सायरन्स जो है वो बजना शुरू हुए हैं। आगे वो कहता है कि जी वहाँ पे एक इंटरसेप्टर जो है उसने एक फ़िज़ा में आने वाले एक टारगेट को जो है वो डिटेक्ट किया है और उसके अगेंस्ट जो है इंटरसेप्टर जो है उसने एक्शन लिया और बताया जा रहा है द रिजल्ट्स ऑफ द इंटरसेप्शन आर अंडर रिव्यू। एक और ट्वीट जो है वो किया गया कि जो इंटरसेप्टर जो एक्चुअली गया था वो एक फॉल्स टारगेट था और लेकिन सायरन्स जो है इसके बावजूद वहाँ पे बजे लेकिन एकदम जो है वो इसराइल के अंदर ये एकदम टेंशन जो है वो रेज़ होगी कि शायद कोई मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ आया है। दूसरी जगह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया ट्रुथ के ऊपर जो है वो एक ये पोस्ट शेयर की गई है ईरान से रिलेटेड और उसमें वो कहता है जी, इफ़ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इज़ देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू द रेस्क्यू, वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो ईरान के अंदर बेसिकली इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं, हम पिछले वीलॉग्स के अंदर आपको इसके बारे में बताते रहे हैं, उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है कि इन जो मुजाहिरीन हैं अगर इनके ऊपर गोली चलाई गई या इनके ऊपर तशद्दुद किया गया तो अमेरिका इनकी हिमायत के लिए जो है वो तैयार है और अमेरिका फिर उसके बाद एक्शन भी लेगा। दूसरी जानिब ईरानी रहनुमा अली लारीजानी ने जो है वो ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जी, विद द स्टेटमेंट्स ऑफ इजरायली ऑफिशियल्स एंड डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स इज़ नाउ क्लियर। कि जी ये जो वो कह रहे हैं कि जी ये दोनों इजरायली जो ओहदेदार हैं और डोनाल्ड ट्रंप इनकी जानिब से जो ईरान के मामलात के ऊपर जो कमेंट्री आ रही है उससे अब हमें काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो क्लियर हो गई है। कहता है जी, वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टांस ऑफ द प्रोटेस्टिंग शॉपकीपर्स एंड द एक्शन ऑफ डिस्ट्रप्टिव एक्टर्स एंड ट्रंप शुड नो दैट यूएस इंटरफेरेंस इन दिस इंटरनल मैटर वुड मीन डिस्टेबलाइजिंग द एंटायर रीजन एंड डिस्ट्रॉइंग अमेरिका's assets, America's interest. The American people should know Trump started this adventurism. They should be mindful of their soldiers' safety. तो आगे से ईरान की जानिब से भी जो है वो एक बड़ा सख्त बयान सामने आया कि अगर आपने हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की तो फिर आपकी भी खैर नहीं है। इसके अलावा ईरान के हवाले से बेसिकली बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि ये महंगाई और करेंसी ईरानी जो तुमन है उसकी गिरावट की वजह से जो है ये जब भी ज़ाहिर बात है करेंसी के अंदर जो है वो डिवैल्यू होती है